आज हम लोगों का टॉपिक है 3.3 आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अच्छा, हमने आपको बताया था कि लिबरल्स बोले, रेवोल्यूशनरीज बोले या फिर नेशनलिस्ट बोले, इन तीनों का मतलब फिलहाल आपको सेम समझना है ना। और बेसिकली वो लोग जो कि पहला बात तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और दूसरा बात कि वो लोग क्या चाहते थे, एक चेंजेस चाहते थे, यानी कि एक बदलाव चाहते थे। मतलब कि वो लोग मोनार्की सिस्टम को पूरे यूरोप से हटा के डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है ना। वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं लिबरल्स। और ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि वैसे लोग जो कि किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, यानी कि वो चाहते हैं कि हम लोग क्या रहें, आज़ाद रहें हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आपको एक बार बताते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि 1848 में जो रेवोल्यूशन किया गया था मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1848 रेवोल्यूशन वाज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, वाई। यानी कैसे पूछ देगा कि 1848 के रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स कहा जाता है, वाई, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन्स है ना, उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स वाज लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। यानी कि 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ पूरे यूरोप में, उसको लीड कौन कर रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास कर रहा था। यानी कि मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी कौन लोग, बहुत ही जो पढ़े लिखे इंसान थे वो, क्योंकि उनको समझ था क्या सही और क्या गलत है। लेकिन इतना सारा रेवोल्यूशन किया गया, उसका क्या परिणाम निकला, क्या फीचर्स निकला, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। इसका मतलब क्या है सर, समझाइए जरा, समझाते हैं। देखिए, इस प्रकार के वर्ड को हमने टॉपिक में इसलिए कन्वर्ट कर दिया है ताकि यदि इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो जो आपके कॉपी को चेक करेंगे वो डायरेक्ट उनका नज़र इसी के ऊपर जाएगा, तो लगेगा उनको कि हाँ, बच्चा जो है ना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा है और कॉन्सेप्ट को समझा है। तो नोट्स बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, आपके सैम्पल पेपर को देखकर, क्वेश्चन पेपर को देखकर, एनसीईआरटी के पैटर्न को देखकर, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को देखकर बनाया गया है, और सीबीएसई के ब्लूप्रिंट को भी देखकर बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सावधानी से नोट्स को बनाया गया है। तो गुजारिश आप लोगों से हमेशा ये रहता है कि कम से कम आप यदि अपना नोट्स बना सके तो और बेटर है ना। लेकिन यदि आप नहीं बना पाते हैं तो कम से कम इसको फॉलो आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। इस नोट्स को आप जरूर फॉलो कीजिए, अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, ऑनलाइनर लेवल से खास करके आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े फिर। चलिए, सबसे पहला फीचर्स इसका ये था कि जो रेवोल्यूशन किया गया था उसका सबसे पहला फीचर था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। इसका मतलब क्या है सर, समझाते हैं जरा, देखिए ध्यान से। Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि मैन हो चाहे वोमेन हो, सब के सब लोग मिडिल क्लास के वो सारे के सारे वोमेन और मैन, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा जो कंट्री है ना, उस कंट्री में क्या आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए। क्या आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए, यानी कि नया सिस्टम आए विथ नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हर एक प्रकार के लोगों को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना, उन सब को आपस में इकट्ठा करके, उन सब के अंदर जो भी भेदभाव, जो भी मतभेद है, जो भी अनइक्वालिटी है, उन सबको पूरी तरीके से ख़त्म करके पूरे कंट्री के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे एक नया संविधान लाया जाए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, जिसके तहत हमारा कंट्री जो है अब नए तरीके से रूल किया जाएगा। मतलब कि रूल किसके द्वारा किया जाएगा, राजा के द्वारा नहीं, बेसिकली हम लोगों का जो लीडर होगा वो रूल करेगा। और लीडर कैसे आएगा, बाय वोटिंग, है ना। यानी कि पूरी तरीके से लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। आगे, दे डिमांडेड क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट का वर्ड यहाँ पे दोबारा आ गया। ये लोग क्या चाहते थे, नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। मतलब कि वैसा कंट्री में पावर लाना चाहते थे जिसमें कि पावर जो है एक हाथ में नहीं रहेगा, यानी कि राजा के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हाथ में रहेगा। ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे सिंपल सा आप ये समझिए कि ये लोग चाहते थे, पहला तो ये कि हमारे कंट्री में क्या आए, संविधान आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जिसके तहत हमारे कंट्री को रूल किया जाएगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक रूप में रूल किया जाएगा। पहला ये था। दूसरा क्या था, नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब यहाँ पे कि हर एक प्रकार के लोगों को आपस में जोड़ दिया जाए। जैसे यदि हम लोग बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी में भी लोगों के बीच में क्या थे, मतभेद थे, तो उन सबको आपस में इकट्ठा कर दिया जाए और सभी लोग मिलजुल के रहें। उसके बाद ये लोग क्या चाहते थे, नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, यानी कि मोनार्की सिस्टम को हटा के डेमोक्रेसी वाला सिस्टम लाना चाहते थे। किस बेसिस पर, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे कैसा सिस्टम चलेगा,
पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम चलेगा, मतलब कि हम लोग अपने एमएलए एमपी इन सबको चुनेंगे, वोट देंगे और जाके वो लोग हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अभी समझिए, ये लोग बेसिकली क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन चाहते थे। मतलब कि ये लोग को का डिमांड ये भी था कि पूरी तरीके से जो प्रेस पे दबाव था, यानी कि मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर, टेलीविज़न पर, रेडियो पर जो राजा लोगों का दबाव हुआ करता था, उनको ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, सेंसरशिप को हटा दिया जाए। ठीक है, आगे एंड एसोसिएशन, मतलब कि लोग यदि यहाँ पे मीटिंग वूटिंग करना चाहे तो मीटिंग कर सकता है। इसमें आपने देखा था ना कि मीटिंग करने का भी परमिशन नहीं था इन लोगों को, इसीलिए लोग सेक्रेट सोसाइटी बना के मीटिंग करते थे, है ना। तो ये सारा इनका पहला फीचर्स था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। इसके बारे में देखिए ज़रा ध्यान से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या है। इन जर्मन रीजन्स, बेसिकली बात हो रहा है कहाँ का, जर्मनी का। ठीक है, इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for the all German National Assembly। यानी कि जर्मनी के मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी वो सारे के सारे बड़े लोग जो कि पढ़े लिखे थे, धन संपत्ति में आगे थे। समझेगा ध्यान से, बात हो रहा है जर्मनी का, और जर्मनी में भी कौन लोग, मिडिल क्लास लोग, और मिडिल क्लास में भी कौन लोग, जो कि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। जैसे प्रोफेशनल में हम लोग, प्रोफेशनल में कौन लोग आएंगे, टीचर, लॉयर, है ना, जज, ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और बहुत बड़े आर्टिस्ट, ये सब भी हमारे हो गए। ये सब के सब एक जगह पर जर्मनी में इकट्ठा हुए, और उस जर्मनी का नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट था। ठीक है, यानी कि फ्रैंकफर्ट हमारा जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए, और इन सभी ने सोचा ना, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वोटिंग वाला सिस्टम लाएंगे। कौन सा सिस्टम लाएंगे, वोटिंग वाला सिस्टम लाएंगे, और वोटिंग वाला सिस्टम लाकर हम लोग अपने जर्मन नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जैसे इंडिया में हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, फिर उसके बाद हमारा सीएम बनता है, पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से ये लोग चाहते थे कि अब हम लोग ना अपने में ही डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे अब वोटिंग वाला सिस्टम चलेगा, और वोटिंग वाला सिस्टम चलेगा तो जो हमारा असेंबली बनेगा, उस असेंबली का नाम क्या होगा, जर्मन नेशनल असेंबली। क्या होगा, जर्मन नेशनल असेंबली। और चूंकि असेंबली का नाम है तो इसमें बहुत सारे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठेंगे, नियम कानून बनाएंगे, हमारे लिए काम करेंगे। कोई दिक्कत इसमें। ये फ्रैंकफर्ट में हो रहा था बात, और फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched to take their place in the Frankfurt Parliament in the Church of St. Paul। याद रखें यहाँ पे ध्यान से, इन लोगों ने डिसाइड किया क्या था कि वोटिंग करेंगे हम लोग अपने आप में, यानी कि हम लोग सब अपने आप को क्या आप बनाएंगे, यहाँ पे वोटिंग वाला सिस्टम बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हर लोग अब क्या करेगा, वोट देगा, जो आदमी जीतेगा वो जाके जर्मन नेशनल असेंबली में बैठेगा। देखो, जर्मन नेशनल असेंबली बोले या फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके कौन लोग बैठेंगे, वो लोग बैठेंगे जो कि हमारे बड़े बड़े लीडर होंगे, जिसको वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। तो वोटिंग हुआ, बिल्कुल हुआ, और वोटिंग में टोटल 831 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, यानी कि 831 लोग जीत गए चुनाव को, है ना। और ये सब के सब लोग अब चूंकि जीत गए हैं तो इन लोगों का काम क्या है, पार्लियामेंट में बैठना, नियम कानून बनाना, जर्मनी को अच्छी तरीके से रूल करना। तो ये लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं कहाँ पे, संत पॉल जा रहे हैं। और संत पॉल क्या एक चर्च है, याद रखिएगा। उस समय पे कोई भी जर्मनी में पार्लियामेंट नहीं था, यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं बना हुआ था ऐसा जहाँ पे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और जाके बैठेंगे। कोई भी खास बिल्डिंग वहाँ पे बना हुआ नहीं था। तो उन लोगों ने कौन से बिल्डिंग को चुन लिया, चर्च को ही चुन लिया। उनको लगा कि चलो चर्च में ही सब लोग मिल के बैठेंगे और जर्मनी के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून को हम लोग निकालेंगे, बात करेंगे। और समझ में आ रही है। और उस चर्च का नाम क्या था, संत पॉल था। कोई दिक्कत इसमें, इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि जर्मनी के लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपने ही में वो लोग वोटिंग सिस्टम ला दिया, अपने में ही। और वोटिंग सिस्टम जब लाए तो टोटल 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि 831 मेंबर वहाँ पे जीत गए चुनाव को। और वो सब के सब लोग कहाँ चले गए, संत पॉल वाले चर्च में चले गए। यानी कि उसी को बेसिकली आप कह सकते हैं फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट। उसी को बाद में पार्लियामेंट भी बना दिया गया, जहाँ पे कि सारे के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, जर्मनी के लिए नियम कानून बनाएंगे, जर्मनी को अच्छे तरीके से रूल करेंगे। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, और ये सब का सब कब हो रहा था, 18 मई 1848 को हो रहा था। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। और वो सारे लोग वहाँ पे बैठे
पार्लियामेंट में, और उन्होंने जर्मनी का एक नया संविधान बनाया। क्या बनाया? नया संविधान बनाया। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पूरी तरीके से जर्मनी में अब जो है ना, ये लोग ठान लिया था कि डेमोक्रेसी ला के रहेंगे, है ना। और ये लोग आगे बढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी को ये लोग ला रहे थे। डेमोक्रेसी यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि 50% आ चुका था, क्योंकि इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, खुद का पार्लियामेंट बना लिया था, है ना। खुद का वोटिंग सिस्टम इन लोगों ने लॉन्च कर दिया था कि भाई हम लोग अपने में वोट कर लेंगे, जो जीतेगा वो जाके पार्लियामेंट में बैठेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। उसके बाद यहाँ पे है वुमेन के बारे में, इशू ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या कंडीशन था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है इन द लिबरल्स मूवमेंट। लिबरल्स मूवमेंट मतलब वही मिडिल क्लास वाले लोग जो मूवमेंट कर रहे थे अपने राजा के खिलाफ, जो नारेबाजी कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक को मांग रहे थे, उसी का यहाँ पे बात हो रहा है। इन द लिबरल्स मूवमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। देखिए जहाँ जहाँ पर मेन ने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में, वहाँ वहाँ पे वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्योंकि इनको मालूम था कि भाई यदि हम लोग भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके तो अच्छा काम हो जाएगा और अच्छी तरीके से हमारा काम होगा, जल्दी हो जाएगा। तो वुमेन भी अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, मेन का हर एक मूवमेंट में साथ देती थी। ठीक है, आगे वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सोचो वुमेन इतना ज़्यादा एक्टिव थी पूरे यूरोप में कि इन्होंने अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया था। मतलब कि महिलाएं अपने खुद के ग्रुप को बना लिए थे, मतलब कि महिलाएं खुद के ग्रुप में मिलती थी, प्लान बनाती थी कि हमारा अगला प्लान क्या होगा, हमारा अगला एक्शन क्या होगा। उन लोगों ने खुद का अपना न्यूज़पेपर बना लिया था। सोचो न्यूज़पेपर का सिस्टम ही उन्होंने अपना पूरा जनरेट कर लिया था, अपना खुद का। एंड और साथ ही साथ वो लोग जहाँ पे मीटिंग होता था, जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता था राजा के खिलाफ, वहाँ पे भी ये लोग जाके मीटिंग वूटिंग क्या करते थे। ठीक है, और अपने अधिकार को मांगा करती थी। तो वुमेन पीछे नहीं थी, ये लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड द राइट टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन इसके बाद ना यहाँ पे इनको निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब जर्मनी में वोटिंग हो रहा था ना, वोटिंग हुआ, कितने मेंबर जीते? 831 मेंबर जीते। लेकिन उस 831 मेंबर में ना वोटिंग राइट केवल और केवल मेन के पास था। सोचो वुमेन के पास जरा सा भी वोटिंग राइट नहीं था। मतलब कि वुमेन हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उनके मन में भी क्या इच्छा होगा कि भाई हमको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, हम भी अपने लीडर को चुनेंगे। लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, है ना। कोई दिक्कत इसमें, तो इनको यहाँ पे थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं फिर When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, और आपको मालूम है कहाँ पे पार्लियामेंट लगा था? संत पॉल में लगा था, जो कि क्या था? एक चर्च था। जब वहाँ पे पार्लियामेंट लगा, 831 हमारे मेंबर जाके वहाँ पे बैठे। वुमेन वेर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। वहाँ पे उस चर्च में यानी कि उस पार्लियामेंट में वुमेन को जो है ना केवल और केवल एक दर्शक के तौर पे पेश किया गया। मतलब कि 831 रिप्रेजेंटेटिव में एक भी महिला नहीं थी, सारे के सारे मेन थे। और उनको चुना भी किसने था? मेन ने ही चुना था। वुमेन का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, यानी कि वोटिंग राइट उनको था ही नहीं, तो वो कहाँ से चुनती। और वुमेन को उस पार्लियामेंट में जगह दिया गया कि हाँ आप यहाँ पे आइए, बैठिए, देखिए कि कैसा काम यहाँ पे चलता है, कैसे निर्णय यानी कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आपको इसमें किसी भी प्रकार से टांग नहीं अड़ाना है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। आप चुपचाप बैठ के ऊपर देखेंगे। आप अपने डायग्राम में देखिए, अपने बुक में जो ऊपर ऊपर आपको बैठा हुआ दिख रहा है ना, उस सबके से वहाँ ऊपर में महिलाएं बैठी हुई हैं, और नीचे जो बैठे हुए हैं वो सारे के सारे 831 रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और ऊपर से महिलाएं ऊपर से देख रही हैं। बस वो लोग देख रही हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकती हैं। बस समझ रहे हो, यानी कि उनको कुछ सजेशन भी देना होगा तो वो सजेशन भी नहीं दे सकती हैं। तो ये थोड़ा सा सिस्टम जो है ना बुरा लगा वहाँ के महिलाओं को, और बुरा क्योंकि हम लोग को भी लगेगा भाई, क्योंकि महिलाएं हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन उनको राइट ही नहीं मिल रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो गया हमारा वुमेन का इशू। उसके बाद है एबोलिशन ऑफ सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर। सर्फडम का मतलब बताते हैं क्या होता है। सर्फडम का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे ना आदमी को गुलाम बना के रखा जाएगा, पहला बात, और दूसरा बात आपको पैसा नहीं देगा और आपसे अंधाधुंध काम करवाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सर्फडम, मतलब कि गुलामी का ज़िंदगी। तो यहाँ पे ना पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे पूरे यूरोप में, जैसे राजा महाराजा हो गया, बहुत पैसा वाला इंसान हो गया, वो लोग गरीब आदमी को अपने यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए रख लेते थे।
उनको कहते थे कि देखो तुमको ना मेरे ही पास रहना पड़ेगा और तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मेरे घर में तुम झाड़ू पोछा करो या फिर मेरे खेत में काम करो, मेरे लिए काम करो, मेरा पैर दबाओ, है ना, यानी कि जो भी काम है मेरे लिए करो, यानी कि तुम गुलाम बन के रहोगे, तुमको घर भी जाने नहीं देंगे और उनको पेमेंट भी नहीं करते थे ये लोग। उसी को कहते हैं बेसिकली हम लोग सर्फडॉम। और बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। मतलब ये हो गया कि आप, अच्छा बॉन्डेड लेबर का मतलब समझ में आता है? बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था लेबर के थ्रू। देखो भाई आप ना 10 साल के लिए आप मेरे पास जा रहे हो, 10 साल से पहले हम आपको आने नहीं देंगे, चाहे आपके घर में किसी का जन्म हो, किसी का मृत्यु हो जाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं हम लोग बॉन्डेड लेबर। तो क्या ये सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या किया गया देखो, monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। इसका मतलब क्या हुआ सर समझाइए। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखो राजा के खिलाफ पूरे यूरोप में, अलग अलग कंट्री हैं यूरोप में, हर जगह पर अलग अलग राजा हुआ करता था और हर कंट्री में हर समय पे लगभग जो है ना आदमी वहाँ के राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, धरना करते थे, उसके घर पे पत्थर उथर मार देते थे, है ना, नारेबाजी गलत तरीके से कर देते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे राजा थे ना वो पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। क्या आ चुके थे? तंग आ चुके थे। तो उनको अब लगने लगा था कि भाई ये लोग ना ऐसा काम करते रहेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको कुछ छूट दे दो। क्या दे दो? छूट दे दो। क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अब राजा को भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, रियलाइज हो रहा था कि इनको धीरे धीरे क्या दिया जाए, छूट दे दिया जाए, इनका जो डिमांड है वो फुलफिल कर दिया जाए। क्योंकि उनको मालूम था जिसके डिमांड को अब नहीं फुलफिल करेंगे ना तो ये पूरी तरीके से उनको मार ही देगा जान से, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ देखो, हैंड्स सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबॉलिश्ड। और जो सर्फडॉम था, जो बॉन्डेड लेबर था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। क्योंकि इनका डिमांड क्या रहा होगा, वहाँ के लोगों का ये डिमांड रहा होगा कि भाई हमको जो गुलाम बना के आप रखते हैं उसको ख़त्म करो, पहली बात। और दूसरी बात, जो बॉन्डेड लेबर है, चलो हम आपके लिए काम करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप पूरा पैसा भी तो दो, है ना। कोई मेरे घर में मर गया, वहाँ पर जाने के लिए परमिशन भी तो दो। ये पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया। किसने? राजा लोगों ने कहा कि नहीं अब आपको जो है ना पूरा अधिकार है, आप जाइए घर आइए, जाइए घर आइए, जाइए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? तो ये 4 फीचर्स थे हमारे लिबरल मिडिल क्लास के रेवोल्यूशन का। तो द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो है, इससे यदि क्वेश्चन आता है तो ये आप 4 फीचर्स लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिफाइन करके लिखिएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो इस टॉपिक में ना बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली फाइनली जाके किस प्रकार से आज़ाद हुआ राजा वाले सिस्टम से, ठीक है, यानी कि अच्छा सिस्टम से बुरे सिस्टम से अच्छे सिस्टम की और ये लोग कैसे आगे बढ़े, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? इसको लेकिन अगले वाले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।